ज़िंदा बचे हुए, उस समय कंडीशन ये थी कि लोग चाह रहे थे कि मैं बचूँ ना, किसके सहारे रहूँगा, कैसे रहूँगा। हम तो सन 17 में टूट गए थे। जिसका भी बेटा विकलांग हो जाए, ये क्या उससे बहुत तगड़ा लड़का था वो, उसकी मृत्यु हो जाए। हमसे पूछा हमने कैसे अपने दिन काटे, लेकिन अब खुशियाँ आ रही हैं। आज भी हमारे समाज में एक विकलांगता को हम एक ओछेपन से ही देखते हैं, एक सिंपैथी की नज़र से देखते हैं कि हाँ चलो, अगर किसी का एक शारीरिक अंग काम नहीं कर रहा है तो वो एक विकलांग है। फेलियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ होल लाइफ। मुझे तो जितना समय मिला पढ़ने का, मैंने देखा कि अगर मेरे पास 200 पेज की किताब है, उसको मुझे फिनिश करना है 4 दिन के अंदर, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि मुझे 200 पेज पूरे पढ़ने हैं। मैं ये देखता हूँ इसमें मेरे रिलेवेंस का क्या है। कोई मेहनत करवा जाता, कह रहे हैं कि बाबूजी सिलाई करके सब मैनेज कर लेते हाँ हैं। सिलाई करी, बहुत करी, अभी भी करते हैं। चाय पी लो। एक हादसे में दोनों पैर, एक हाथ गंवाने वाले सूरज तिवारी जी ने इतिहास रच दिया है। यूपीएससी में 943वां स्थान हासिल करके कमाल कर दिया है। कठिन परिस्थितियों में तमाम सारे संघर्षों को पार करके, तमाम सारी चीज़ों को दरकिनार करके, और एक दिमाग में चीज़ रही जिसको कहते हैं गोल, और उसी लक्ष्य को इन्होंने जरा सा भी इधर उधर नहीं देखा और वो लक्ष्य पर निर्धारित रहे और आज उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। चेहरे की खुशी बता रही होगी सूरज तिवारी जी के, आप देख सकते हैं और उनकी स्थिति देख सकते हैं। उसके बावजूद भी उनके हौसले को हम भी सलाम करते हैं, और आप भी अगर खबर देखेंगे तो ये कहेंगे कि नहीं भाई साहब, वाकई में कमाल किया। सूरज जी कैसे कर पाया आप इतनी, कहते हैं कि यूपीएससी बड़ी कठिन परीक्षा होती है, इससे ज़्यादा कठिन कोई परीक्षा नहीं होती है। इतना बड़ा हादसा आपके साथ हुआ, उसी समय आपके भाई साहब भी नहीं रहे, उसके बाद भी आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी, नौकरी भी किया, उसमें भी पढ़ाई जारी रखी। सभी को धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद। आपको पहले पहले बधाई। जी जी। थैंक यू सो मच। संघर्ष आसान नहीं रहा। हादसा हुआ उसी समय, बड़ा भाई भी एक्सपायर हो गया, स्थिति एकदम घर की गंभीर हो गई, पिताजी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ गई। लेकिन ये था ना कि कुछ करना है। अगर जिंदा बचे हुए, उस समय कंडीशन ये थी कि लोग चाह रहे थे कि मैं बचूं ना, किसके सहारे रहूँगा, कैसे रहूँगा, इस तरीके की स्थिति। लेकिन फिर भी मन में हिम्मत थी कि नहीं, कुछ करना है। इसी जज्बे को मन में रखा। जेएनयू का पहली बार एग्ज़ाम दिया एंट्रेंस, उसमें फेल हो गए। लेकिन जेएनयू के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साल में 2 बार एग्ज़ाम हुआ हो। उसी साल फिर एग्ज़ाम हुआ, नवंबर के महीने में दोबारा एग्ज़ाम दिया। जनवरी में रिज़ल्ट आया 2018 में। जून 2018 में मैंने जेएनयू ज्वाइन कर लिया 5 इयर्स के लिए। वहाँ मैंने रशियन लैंग्वेज में अपना बीए और एमए फॉरेन लैंग्वेज में किया। वहाँ जब पहुँचे जेएनयू, तो दुनिया एकदम अलग है। जैसी दुनिया बाहर है वैसी वहाँ दुनिया नहीं है। वहाँ आपको ओपन माइंडेड स्पेस मिलता है, आपको वहाँ ऐसा कल्चर मिलता है जिससे कि आप अपनी सोच को बढ़ा सकते हैं, आपका सोचने का दायरा बढ़ता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ऐसा माहौल मिला, अच्छा लगा। 1 साल 1.5 साल काफ़ी अच्छे से मैंने अपना बीए किया। मेरे को सीनियर्स ने एडवाइस किया कि बीए के बाद में क्या करोगे। उन्होंने यूपीएससी की एडवाइस दी। मैंने फर्स्ट टाइम यूपीएससी के बारे में जाना था, पता किया, लोगों से बात की। कुछ लोगों ने बोला कि हो जाएगा, यू कैन ट्राई। कुछ ने बोला कि नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं। कुछ ने कहा ट्राई करो, देखा जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन मुझे अच्छा लगा, ट्राई करते हैं, जो होगा देखा जाए। क्योंकि मैं भी इतना कॉन्फिडेंट था नहीं कि हो ही जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि दिस इज़ द वन ऑफ टफेस्ट एग्ज़ाम। आई ट्राई। मैंने अपना बीए कंप्लीट किया। बीए के बाद में मैं यूपीएससी देने के लिए एलिजिबल हो गया। देन मुझे एमए में आना था। तो 2021 में मैंने ट्रायल बेसिस पर अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। प्री का रिज़ल्ट आया,
मुझे पता था कि नहीं होगा। मैंने अपने पेपर को एनालाइज़ किया, अच्छे से देखा कि कहाँ मेरी कमी रह गई है। उसके बाद मैंने 2022 में दोबारा से एग्ज़ाम दिया। इधर ये मेरा एमए का फाइनल ईयर भी था। और जब रिज़ल्ट आया 2023 में मई में, तो इधर मेरा बीए कंप्लीट हुआ, एमए कंप्लीट हुआ, मेरा जेआरएफ कंप्लीट हुआ और मैंने 2022 के एग्ज़ाम में 917 रैंक के साथ में यूपीएससी क्लियर किया। इसके बाद में जब एकदम खुशी का माहौल था, सब लोग बहुत खुश थे। ये था कि जो चाह रहे थे वो बन गए। लेकिन बाद में जब सर्विस एलोकेशन का लिस्ट आया, तो उसमें मालूम पड़ा कि मुझे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए सेलेक्ट किया गया है। कुछ फिजिकल फंक्शनल क्लासिफिकेशन और फिजिकल रिक्वायरमेंट होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल्स वो मैं फुलफ़िल नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे डिज़ायर्ड सर्विस नहीं मिला। ओके, कोई बात नहीं, नहीं मिला, जो मिला वो अच्छा है। मैंने अपना फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट किया 3 महीने का और 18 महीने की मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में ट्रेनिंग कंप्लीट की। तो फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करके जब आईएमसी में आए, तो रूल्स सेम थे नेक्स्ट ईयर भी, तो एग्ज़ाम देने का मतलब था नहीं 2023 में। 2024 में रूल चेंज हुए, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स और सीनियर्स ने एडवाइस किया कि रूल चेंज हुए हैं, एक बार और कर लिया जाए। तो आई थिंक यू कैन ट्राई अगेन। ठीक है। कुछ लोगों ने एडवाइस किया कि आप यूएल लीजिए, 1 साल की छुट्टी ले लीजिए, फिर अच्छे से तैयारी कर लीजिए। मैंने बोला नहीं, यूएल नहीं लेंगे। मेरा गोल है 24 घंटे मेरे पास है, 24 घंटे सबके पास है। जो मेहनत करते हैं वो इन्हीं में ही करते हैं। मैंने किया, ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के बाद में जो समय मिलता था अपना स्टडी में समय लगाया, दोस्तों से भी बात की, सब कुछ मेंटेन करके, जिससे कि मेरी ट्रेनिंग भी बिल्कुल भी अफेक्ट हुई नहीं। मैंने अपनी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे से कंप्लीट की, मैंने अपने ओजीटीज़ कंप्लीट किए। उसके बाद में मेरा फर्स्ट पोस्टिंग जो है 6 महीने पहले जुलाई में लखनऊ आकाशवाणी में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज़, यहाँ मैं पोस्टेड हुआ हूँ। और मेरे सेंटर्स भी यहीं रहे हैं, प्री के और मेंस के, तो मैंने यहीं से एग्ज़ाम दिया। मेंस का भी इंटरव्यू दिल्ली दे के आया हूँ। फाइनली कल रिजल्ट आया। रिजल्ट आ गया है और जब आएगा तो खुशी का ठिकाना नहीं था बिल्कुल। तो जब एग्जाम आपने दिया तो उम्मीद थी इस बार की चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि आपने कहा जैसे पहली बार आपने जब पेपर दे के आए तो आपने रियलाइज़ किया कि भाई नहीं होगा, और उसके बाद अगले में हो गया। तो इस बार जब आप एग्जाम दे के आए तो आपको लग रहा था कि हाँ, मुझे मेरे ऊपर भरोसा है कि हाँ, आई कैन डू इट। जी जी। और मैंने हर एग्ज़ाम, जब भी मैं कोई भी एग्ज़ाम देने जाता हूँ, तो मैं ये सोच के नहीं जाता कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। मैं ये सोच के जाता हूँ कि जो मुझे आता है वो मैं अपना पूरा 100% दूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हम कर रहे हैं वो सब सही होगा। जी। ये सही। जब एक हादसा हुआ उसके बाद आपको नहीं लगा कि कुछ नहीं हो पाएगा अब? हाँ, शुरू में जब 6 महीने हॉस्पिटल के बेड पे रहे, तो ऐसा ही फ़ील होता था कि अब कुछ कर नहीं सकते हैं। सीधे हाथ से लिखते थे, तो अब हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इवन मैं अपनी चम्मच तक नहीं उठा सकता हूँ। तो मेंटली आप ज़्यादा इस चीज़ को सोचते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें। शुरुआत में तो मतलब उठ के भी नहीं बैठ पाते थे, लगता था कि अब एक जिंदा बोझ के जैसे है, जिंदा है तो क्या ही जिंदा है। तो बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन हमेशा से मन में लगा कि नहीं, कुछ तो करने के लिए हूँ और कुछ करूँगा भी। उस कोशिश में लगा भी हूँ। आगे चल के भोले बाबा की क्या करवाते हैं। नहीं बिल्कुल, भोले बाबा तो विशेष कृपा की है आपके ऊपर, बहुत कम लोगों को होती है। लेकिन जब आप बता रहे हैं कि राइट हैंड से लिखते थे, फिर लेफ्ट हैंड से, फिर बड़ा कठिन हुआ क्योंकि उसमें भी सारी उंगलियां नहीं हैं। तो फिर किस तरीके से आप कर पाए, एग्जाम दे पाए, आप लिखना शुरू किया होगा, आपने फिर से ट्राई किया होगा, आप एक बार फिर से शुरू किया आपने चीज़ों को? जी, जेएनयू मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। जेएनयू एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला जहाँ पर मुझे हर चीज़ करने का पूरा मौका मिला, लिखने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला। क्योंकि मेरा फॉरेन लैंग्वेज सब्जेक्ट था, तो उस फॉरेन लैंग्वेज को समझने के लिए आपको इंग्लिश पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश लैंग्वेज पूरा मेरा
यूपीएससी का मेरा जो लैंग्वेज था वो भी इंग्लिश ही है। तो धीमे-धीमे प्रैक्टिस बनाए, फॉरेन लैंग्वेज लिखना शुरू किए, तो धीमे-धीमे फिर इंग्लिश लिखना शुरू किए, हिंदी लिखना शुरू किए। शुरुआत से तैयारी करनी पड़ी ना आपको राइटिंग में हाँ, तो? मतलब एक्चुअली क्या था ना कि मैंने आपको पिछला बताऊँ तो मैंने 2013 में अपना 12th किया हुआ है। अच्छा। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी कुछ घर के पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। उस समय फिर मैं जॉब में आ गया था। 2017 में दिल्ली जॉब में था। अच्छा, जॉब भी जल्दी करनी पड़ी, परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी क्या? हाँ, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। फादर मेरे सिलाई का काम करते हैं। अच्छा। पुश्तैनी कुछ था नहीं, तो जो अच्छा। जो कुछ भी है वो फादर ने अपनी मेहनत से बनाया। जी, जॉब में नहीं थे फादर के? नहीं। तो शुरुआत से ही संघर्ष करनी पड़ी जी, चीज़ों को जी, जी। कंप्रोमाइज़ करके आज कम से कम उस मुकाम पे पहुँचे हैं। नहीं, बहुत जी। बड़ी चीज़ है। कभी मन नहीं टिका कि पहले जब यूपीएससी आपने दिया उसके बाद नहीं हुआ तो आपको नहीं लगा कि छोड़ देना चाहिए? पहले तो 1 साल तक जब तक रूल्स ऐसे थे, तब मन में ये आता था कि रूल्स ऐसे क्यों हैं? मुझे एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। मैं हमेशा अपने आप से यही कहता था। जो था वो मैंने एक्सेप्ट किया, उसको मैं एक्सेप्ट हमेशा करता हूँ। लेकिन ये मन में रहता है ना कि मेरे पास मौका नहीं, दूसरा मौका नहीं है, मुझे दूसरा मौका मिलना चाहिए। तो जब दूसरा मौका मुझे मिला तो मैंने उसके लिए फिर से किया प्रयास। कभी चुनौती साबित हुई? हाँ, बहुत बार। कब कब और क्या-क्या चुनौती साबित हुई आपको इस सफ़र में जितना आपने इधर 17 के बाद हादसे के बाद फिर आपने जब चीज़ें फिर से शुरुआत की, तो कितना चुनौतियाँ आई बीच में? भई आप एक तो चल नहीं पाते थे, हाथ नहीं था आपका, खाने-पीने, लिखने, पढ़ने तमाम सारी चीज़ें थी, आने-जाने में, सफ़र करने में भी बहुत कठिनाई होती थी। हाँ, सब सब चुनौती ही चुनौती थी सामने। चुनौतियाँ हर, जैसे कि आपने कहा, हर चीज़ की रही है। लिखने की रही हैं, पढ़ने की रही हैं, दोस्तों की रही है, सोसाइटी की रही है। एक जैसा हमारा समाज है, आज भी हमारे समाज में एक विकलांगता को हम एक ओछेपन से ही देखते हैं, एक सिम्पैथी की नज़र से देखते हैं कि हाँ, चलो अगर किसी का एक शारीरिक अंग काम नहीं कर रहा है तो वो एक विकलांग है। मुझे नहीं लगता। लेकिन मुझे कभी आपको ये फ़ील हुआ मतलब समाज में लगा, दोस्तों के साथ बाकी चीज़ों में लगा क्या मेरे कुछ चीज़ें कमी है तो उसको जब मैं जेएनयू से बाहर रहा हूँ, तब तो लगा ही है। जेएनयू के अंदर आपको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि जेएनयू के अंदर आप वहाँ सिर्फ़ एक इंसान बन के जाते हैं। आपका शरीर क्या है, आपका नाम क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ ऐसा वो कुछ मायने है। नहीं रखता। हाँ, मायने नहीं लेकिन बाहर रखता। लगा आपको कि भई बाहर हमेशा लगता है, बाहर जेएनयू जाने से पहले भी इस चीज़ को मैंने महसूस किया है, और जेएनयू छोड़ने के बाद भी, हालाँकि मैं अभी सर्विस में हूँ। सर्विस में मुझे काफ़ी अच्छा मौका मिला, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, और यहाँ भी चुनौतियाँ आई हैं मेरी ट्रेनिंग के दौरान, भारत दर्शन के दौरान। अब हिली एरियाज़ हैं, उनमें मैं जा ही नहीं सकता हूँ बिकॉज़ ऑफ माय डिसेबिलिटी। तो फाउंडेशन कोर्स में भी मैंने 1-2 जो मेरे टूर थे उनको मैंने छोड़ा था, क्योंकि लिमिटेशन है। तो ये भी एक चुनौतियाँ ही हैं। अब इस बार देखते हैं कि मैं उन उन चुनौतियों पे कैसे काम कर सकता हूँ, उनको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। नहीं, नहीं हिम्मत है आप सब कुछ कर लेंगे। कभी बाबूजी ने नहीं कहा मतलब मम्मी-पापा ने कभी नहीं कहा कि आप कैसे जा रहे हैं वहाँ दिल्ली जाएँगे आप पढ़ाई करने के लिए, कहाँ-कहाँ जाएँगे, कैसे करेंगे आप? चिंता नहीं ज़ाहिर की कभी? कैसे करें? चिंता ज़ाहिर करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मेरा बच्चा कर लेगा। कर लेगा। जी। नई जो युवा पीढ़ी है जो तैयारी कर रही है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? नई पीढ़ियाँ तैयारी कर रही है, नई पीढ़ियों के पास मैं देखता हूँ पेशेंस की बहुत कमी है। एकदम से चीज़ों का फैसला करते हैं, एकदम से फैसले लेते हैं। थोड़ा दूर का नहीं सोचते हैं। अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार से कि अब देंगे ही नहीं, अब एग्ज़ाम ही नहीं देना है। होपलेस हो जाना है कि मैं लगातार 4 साल से दे रहा हूँ, इस बार भी नहीं हुआ, मैंने इतना कोशिश की। बहुत सारे होते हैं जो इंटरव्यू देने के बाद भी जिनका रिज़ल्ट नहीं आता। बच्चे होपलेस हो जाते हैं, ठीक है? मैं कहता हूँ कि होपलेस ठीक है, फेलियर इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ़, नॉट अ होल लाइफ़। ठीक है, आज अगर मैं फेल हो गया तो कल फिर से कोशिश करूँगा, कल फिर फेल हो गया, परसों कोशिश करूँगा। आखिरी समय में मैं अपने आप से ये ना कह पाऊँ कि मैंने कोशिश नहीं की, हुँ। कि वहाँ मैंने थोड़ी कोशिश और की थी और हो जाता।
युवा पीढ़ी है, उसको अपना गोल पहले क्लियर करना चाहिए कि उसको करना क्या है। गोल क्लियर होना चाहिए। जी, जिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो दिन रात एक करे, क्या उनको वो एग्ज़ाम चाहिए या उसी के लिए कर रहे हैं? हाँ, हाँ। लोग कहते हैं कि 24 घंटे में 24 घंटे पढ़ लें और पढ़ करके वो पास हो जाएंगे, ऐसे भी लोग तमाम सारे लोग ऐसे। आपको लगता है कि इतना पढ़ने की जरूरत है? अब मैं पढ़ाई का भी शेड्यूल एक तय होना चाहिए। जैसे आपसे आप अपनी कुछ बताइए लोगों को, ताकि कुछ बच्चे आपके भी मेरा एक्सपीरियंस भी अगर ले सके। मेरा पढ़ाई का आप समझेंगे तो मैं जब पढ़ता हूँ तो मैंने कभी घंटे नहीं देखे हाँ। कि मैं घंटों के हिसाब से स्टडी कर रहा हूँ। मुझे लेकिन 24 घंटा नहीं पढ़े ना, 24 घंटा कैसे, मुमकिन ही नहीं है 24 घंटा। मतलब उम्मीद करते हैं लोग कि हम 24 घंटा पढ़ते रहें। कोई भी 12 घंटे से ज़्यादा आप पढ़ ही नहीं सकते हो, जी। क्योंकि आपका माइंड जो है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 8 घंटे का नींद चाहिए ही चाहिए। जी जी। क्योंकि अगर आप 8 घंटे नहीं सोएंगे तो आपका दिमाग वो चीज़ कैप्चर ही नहीं कर पाएगा। और 8 घंटा आप चाहते हैं अच्छी नींद आए तो कम से कम 4 घंटे आपको अच्छा खाना, घूमना, दोस्तों से बात, मौज मस्ती, ये कम से अच्छा, कम ये भी सब जरूरी है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। आप कंसंट्रेशन कैसे करेंगे? आप पूरे दिन इतिहास को अगर पढ़ते रहेंगे, लगातार 3 महीने इतिहास की बुक को पढ़ते रहेंगे तो आपको कुछ और चीज़ समझ में ही नहीं आएगी ना फिर। आप बस याद कर रहे हैं। याद करने के लिए आज के समय हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, चैट जीपीटी है। चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस आज के समय की टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आना चाहिए कि हम उसको कैसे यूज़ करें। मुझे तो जितना समय मिला पढ़ने का, मैंने देखा कि अगर मेरे पास 200 पेज की किताब है, उसको मुझे फिनिश करना है 4 दिन के अंदर, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि मुझे 200 पेज पूरे पढ़ने हैं। मैं ये देखता हूँ इसमें मेरे रिलेवेंस का क्या है। मैं उस बुक के बारे में चैट जीपीटी से पूछूंगा, एआई से पूछूंगा कि इसका मुझे मेन पॉइंट्स है वो निकाल के दो। उसके लिए अगर मुझे आधा घंटा 2 घंटे मिले, मैं आराम से ऑफिस में बैठ के भी इसको पढ़ सकता हूँ। अपना रास्ते में आ रहा हूँ तो अपना वहाँ पढ़ सकता हूँ। घर पे खाना खा रहा हूँ, कोई भी वीडियो देखना तो खाना खाते हुए वीडियो। मैंने बताया ना कि गोल अगर माइंड में सेट है तो आपको 18 घंटे 20 घंटे बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर दिन में 4 से 5 घंटे डेडिकेटेड होकर अगर आप दे रहे हैं तो यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्जाम विद इन मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स, मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट। अगर आप डेली 4 से 5 घंटे डेडिकेटेड होकर समझ कर, याद नहीं करना है, याद करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस है। हम कुछ चीज़ों को समझना आना चाहिए कि हम इसको अपने काम में इस्तेमाल कैसे करेंगे। जी जी। अब चीज़ें, जो आपका गोल था वो गोल आपने फाइनल कर दिया, अब आगे क्या गोल है? अभी फ़िलहाल में तो इंतज़ार है कि सर्विस लोकेशन का लिस्ट आए, हाँ, जिससे कि सर्विस क्लियर हो। जी जी। फिर लवासना की तैयारी जी। फिर से 2 साल मसूरी में हाँ। पहाड़ों के बीच। चलिए, तो ये सूरज तिवारी जी हैं। मैनपुरी के गांव से निकल करके जेएनयू और जेएनयू से फिर सर्विस में आए। लखनऊ में आकाशवाणी में असिस्टेंट प्रोफेसर हुए और अब वो यूपीएससी में 943वां स्थान हासिल कर आज इतिहास रचा है। उनके फादर हैं, उनसे ही बात करेंगे। कैसे बाबूजी? बधाई हो आपको भाई। आपको भी बेटा। हाँ, तो आप होली में आए थे। जी हाँ। सूरज जी को छुट्टी नहीं मिली, आपने सोचा कि भाई चलिए होली में आए, लेकिन यहाँ आए तो आपको डबल खुशी मिली है। होली दिवाली की सारी खुशी मिल गई आपको। जी हाँ, जी। सब मिली। तो कैसा लगा जब पता आप चला लोगों कि की दर्शन भाई कम जी। कम होते हैं। हाँ, तो कैसा लगा जब आप देखा आपने कि भाई सूरज भाई ने पास कर लिया है? हम बहुत खुशी हुई, खुशी हुई बहुत। जी जी। बहुत लोगों के फोन आ रहे होंगे आपके पास बधाई देने के लिए, हाँ, या क्या है। रिश्तेदारों के? बिल्कुल आए, बिल्कुल हैं? आए, काफी आए। जी जी। अब आ रही। तो कभी आपको नहीं लगा कि सूरज ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे? जब आप बता रहे हैं 2017 आपके लिए बड़ा बुरा गुजरा, तो बड़ा गुजरा, जब इनके साथ हादसा हुआ, ये अस्पताल में थे। हादसा हो जाए, आदमी का हौसला ही बता देता है कि बच्चा क्या करेगा। शुरू से इन्होंने हर काम में मेहनत करी है। जी जी। इन्होंने जो कार्यक्रम ब्याह शादी वाले होते हैं हम लोगों में, वो भी उन्होंने किया। जो भी काम किया एक क्लास से ही किया है, छोटा किया हो बड़ा किया हो, काम का इनका लक्ष्य हमेशा यही रहा कि हम अच्छा काम करें। लेकिन जब इनके साथ घटना हो गई और पैर नहीं रहे, इनके हाथ नहीं रहा, तो आपको नहीं लगा कि अब क्या कर पाएंगे? हमें उम्मीद थी कि जो कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, उम्मीद थी आपको? वो साल बड़ा लेकिन कठिन गुजरा परिवार वो कुछ ना, फिर तो ईश्वर की परीक्षा आती, परीक्षा हम पास हो गए। जी। भाई जैसे ईश्वर को जो चीज़ अच्छी लगे तो वो तो दी है ही।
आपको माँ का छोड़ो हो तो आप माँ के लाके पकड़ रहे हो। वो ईश्वर है, ईश्वर ने जिसे अच्छा समझा ले लिया, जिसे अच्छा नहीं समझा उसे इस हालत में कर दिया, और आज ईश्वर के पास राजा बना दिया। राजा ही है। जेएनयू गए, दिल्ली गए पढ़ाई करने के लिए, बहुत तमाम मेहनत सारी है। चीजें थी, बड़ा बहुत- पैसा खर्च होता हाँ, होगा, तो बहुत- कैसे आप मैनेज कर रहे थे? ऐसा सब ईश्वर की मर्जी है, वही मेहनत करवा रहा कह था। रहे हैं कि बाबूजी सिलाई करके सब मैनेज कर लेते हाँ हैं। सिलाई करी, बहुत करी, अभी भी करते हैं, हाँ। आज भी करते हैं, अभी सिलाई भी करके इतना मैनेज कर लेते हैं आप चीजें? हाँ? सिलाई करते हैं। जी जी। हाँ अभी आज डबल खुशी हो गई है। अब तो कोई, अब उन्होंने शुरू से कह रहा अब तुम आराम करो, अरे हम ही वो करता, हम ही करते रहते काम। अब आराम करेंगे ना? अरे आराम तो जो है, अब है सब नहीं को है, क्या है, जी जी। इसलिए अब तो जिम्मेदारी कम हो जाएगी ना? जिम्मेदारी तो ज़्यादा दिन से लग गई तभी से कम है। कोई वैसी टेंशन आप तो अपने केवल अपनी दुकान पर जाते हैं और जो कुछ हुआ सो किया, और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अब लग रहा है कि जो उम्मीदें थी वो पूरी हो जाएंगी हाँ बाकी से। बस आप लोगों के आशीर्वाद है बेटा, जो तुम लोगों की सब दुआएं हैं, वो ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर की मर्जी है। हम तो सन 17 में टूट गए थे, तो इसका भी बेटा विकलांग हो जा, खत्म हो जाए। ये क्या, उससे बहुत तंगड़ा लड़का था वो, उसकी मृत्यु हो जाए। हमसे पूछा हमने कैसे अपने दिन काटे, लेकिन अब खुशियाँ आ रही हैं तो उसमें कुछ मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जो दर्द होता है वो उसी को मालूम होता है जिसके ऊपर नहीं। जिस पे दर्द बढ़ता वही तो कह रहे हैं ना कि आपको एक बार लगा होगा कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा आपके पास। बिल्कुल खत्म हो गया था साहब। ठीक है। तो ये देखिए खुशी के आंसू हैं, और दर्द जो 2017 में हुआ, जब सूरज जी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जो इनका बड़ा भाई था उनका एक्सीडेंट हुआ, वो उस एक्सीडेंट में नहीं रहे, तो उस समय लगा परिवार को कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सूरज के जो हौसले थे, उनका जो ये कह सकते हैं कि हिम्मत थी, वो बंधी रही। बाबूजी सिलाई करके किसी तरीके से चीज़ों को मैनेज करते रहे, खर्चा उठाते रहे, और अब सूरज यूपीएससी में पास होकर के एक इतिहास रचा है, परिवार की उम्मीदें जगी हैं। मनीष यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।